अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। लैंड ने अपनी मेज की दराज से कपड़े का वो टुकड़ा निकालकर मेज पर रख दिया जो सॉन्ग को मिला था। वो चलते वक्त ये टुकड़ा अपने साथ ले आया था। क्या आप इस कपड़े को पहचानते हैं? ये भी हवाले के लिए हांगकांग की एक अदाकारा को दिया गया था। मेरे खुदा, डीन ने लरसते हुए हाथ से वो टुकड़ा उठा लिया। बहुत अच्छी तरह, ये भी शहरी का है। ये कपड़ा मैंने ही दिलवाया था उसे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से किसके साथ मामला किया जाए। माइकल ने कहा, इस केस में दरमियानी राब्ते के लिए दो आदमी सामने आए हैं और दोनों के पास सबूत मौजूद है। समझ में नहीं आता कि अगवा करने वालों ने बैक वक्त दो आदमियों को क्यों मुकर्रर किया है। या तो इन दोनों का ताल्लुक अगवा करने वालों से है या इन दोनों को सिर्फ दिखावे के तौर पर सामने लाया जा रहा है। बहरहाल जब तक ये बात नहीं तय हो जाती इस वक्त तक वो रकम किसी के हवाले भी नहीं की जा सकती। इस उलझन से बचने का हल है मेरे जहन में। लैंड इन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, और वो हल ये है कि साउथ चाइना पोस्ट में अरसन को मुखातिब करके एक इश्तिहार दे दिया जाए कि अरसन, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। बराहे करम इस आदमी का नाम बताओ जिससे राब्ता कायम करना है। क्यों, कैसी तरकीब है? बहुत अच्छी, माइकल ने कहा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम एक इश्तिहार लिखकर इसी वक्त भिजवा दो। लैंड ने उसी वक्त इश्तिहार लिखकर एक आदमी के हाथ अखबार के दफ्तर की तरफ रवाना कर दिया। इन दोनों ने डीन को भी जाने की इजाजत दे दी थी। उसके जाने के बाद वो दोनों इस कैसेट को लेकर इंजीनियरिंग रूम में आ गए, जहाँ इस कैसेट को इलेक्ट्रॉनिक के एक माहिर के हवाले कर दिया गया था कि वो इस कैसेट का तज्जिया भी कर सके। इस माहिर ने 15 मिनट के बाद ही उन्हें रिपोर्ट लाकर दे दी थी। उसके तज्जिये के मुताबिक शहरी की आवाज भी बराह रास्त रिकॉर्ड नहीं की गई थी, बल्कि वो आवाज पहले किसी ताकतवर ट्रांसमीटर पर मौसूल हुई थी और फिर ट्रांसमीटर से उसे टेप किया गया था। ये लो, अब एक नई उलझन खड़ी हो गई है। लैंड मुस्कुराते हुए बोला, अब हमें हांगकांग में मौजूद गैर कानूनी ट्रांसमीटर का पता चलाना है। हो सकता है कि ऐसा ट्रांसमीटर क्राइस और सॉन्ग में से किसी के पास मौजूद हो। हमें इन दोनों पर निगाह रखनी है और जैसे ही ये मालूम हो जाए कि उन दोनों में से किसी के पास ट्रांसमीटर मौजूद है, हम उसे काबू में कर लेंगे। ठीक है, माइकल ने अपनी गर्दन हिलाई। यही मुनासिब मालूम होता है। कौन कह सकता है कि दोस्तों के भेस में भी दुश्मन छुपे होते हैं। क्राइस बज़ाहिर शहरी का दोस्त है, लेकिन हो सकता है कि वो खुद भी इस मामले में मुलव्विस हो। इसी तरह सॉन्ग देखने में सीधी सादी मालूम होती है, लेकिन किसे मालूम कि इस मासूमियत के उकब में क्या छुपा हुआ है। लैंड ने इसी वक्त अपने आदमियों को इन दोनों पर निगाह रखने की हिदायत कर दी और वो भी हिदायत देकर बैठा ही था कि सॉन्ग का फोन आ गया। वो बहुत पुरजोश मालूम हो रही थी। उस आदमी ने मुझे फोन किया था, सॉन्ग ने बताया। उसने मुझे रात 10 बजे अबरेडीन पहुंचकर गोज नामी एक सम्पान के बारे में मालूम करने की हिदायत की है। अबरेडीन हांगकांग का एक तफरीही मुकाम था। यहाँ मछलियों के शिकारी दिन भर सम्पान में घूमते रहते। उसने मुझसे रकम लेकर आने के लिए कहा था, सॉन्ग ने फिर बताया। उसका ये कहना है कि मैं गोज नामी सम्पान तक अकेली आऊंगी और अगर अंकल ने रकम देने से इनकार कर दिया तो इस अमरीकी लड़की को हलाक कर दिया जाएगा। वो आदमी अपने लहजे से क्या अमरीकी मालूम होता था? लैंड ने दरियाफ्त किया। हो सकता है, सॉन्ग ने जवाब दिया। वैसे मैंने उसके लहजे पर ध्यान नहीं दिया था। अब ये बताओ कि मैं क्या करूं? तुम पेनिनसुला होटल जाकर उसके चचा से मिल लो, लैंड ने कहा। हम लोग उससे रकम की बात कर लेते हैं। हाँ, एक बात और, उसने कहा था कि मैं चचा को ये बता दूं कि उस रकम के लिए एक और पैगाम भेजा जाएगा, लेकिन वो इस पैगाम को नजरअंदाज कर देगा। उसके अलावा इस आदमी ने शहरी के चचा को कोई पैगाम रवाना किया था, वो पैगाम उसे नहीं मिला। किस किस्म का पैगाम था? लैंड ने पूछा। ये उसने नहीं बताया। तो क्या मैं आज रात 8 बजे तक उसके चचा से मिल लूं? जरूर मिलो, हम लोग आसपास ही रहेंगे। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया था। लैंड ने सारी गुफ्तगू से माइकल को आगाह कर दिया। माइकल ने यह सुनकर इत्मीनान की एक सांस ली थी। कम से कम जमूत तो खत्म हुआ था। अगवा करने वाले मुतहरिक होने लगे थे। ऐसे मामलात में इंतजार करते रहना ज्यादा तकलीफदेह हुआ करता है और अब इंतजार का मरहला खत्म होने वाला था। शहरी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस वसीओ अरीज कायनात में बिल्कुल अकेली हो। अंधेरा, सन्नाटा और बेपनाह खौफ।
बस ये तीनों चीजें उसके असाब पर मुसल्लत थीं। उनके अलावा इस कायनात में कुछ भी नहीं था, या फिर उसकी अपनी आंसुओं की आवाजें थीं जो उसे किसी तूफान की तरह गूंजती हुई मालूम हो रही थीं। वो अगर हरकत भी करती तो उसके कपड़ों के सरसराहटें उसके कानों में धमाकों की तरह महसूस होने लगती। अर्नव के कदमों की आहटें अब खत्म हो गई थीं। उसका ये मतलब नहीं था कि वो वापस जा चुका है, बल्कि उसका मतलब ये भी हो सकता था कि वो खुद ही दम साधे उसके पास ही खड़ा हुआ हो। उसके लिए गुजरने वाला एक एक पल क़यामत का होता जा रहा था। अर्नव किसी भी लम्हे उसको पकड़ सकता था। उसके बाद उस जालिम शख्स से किसी हमदर्दी या रायत की तवक्को नहीं की जा सकती थी। फिर उसने अंधेरे में अचानक रोशनी सी होती हुई देखी। वो खौफ से सिमट कर रह गई। वो रोशनी माचिस की तीली की थी। अर्नव ने उसे तलाश करने के लिए माचिस की तीली जलाई थी, लेकिन शहरी इस वक्त महात्मा बुद्ध के बड़े मुजस्मे के उकब में थी और माचिस की वो कमजोर रोशनी यहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी। उसने अर्नव के जोर जोर से सांसें लेने की आवाजें सुनी। वो गुस्से के आलम में किसी चोट खाए हुए जानवर की तरह हो रहा था। उसने यके बाद दीगरे कई तीलियां जलाई थी और हर बार रोशनी होने पर वो कुछ और दुबक जाती, बिल्कुल किसी सहमे हुए बच्चे की तरह। अर्नव ने अब तीली की रोशनी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और वो इस मुजस्मे के करीब आता जा रहा था। उसकी आहट शहरी के असाब को मुंतशिर कर रही थी। वो अब कहीं भी नहीं जा सकती थी। इस मुजस्मे से निकलकर किसी दूसरी जानिब जाने की गुंजाइश ही नहीं थी। उसने अपनी सांसें तक रोक ली, जैसे खुद ही पत्थर का मुजस्मा बन गई हो। अर्नव के कदमों की आवाजें मुजस्मे के पास आकर रुक गईं। उसके हाथ की जलती हुई तीली भी बुझ गई। फिर न जाने क्या हुआ, वो वापस हो गया। शहरी ने जाते हुए कदमों की आवाजें सुनी थी। अर्नव मायूस होकर वापस जा रहा था। शहरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वो न जाने कितनी देर तक इसी तरह बैठी रही। उसके लिए वक्त का एहसास ही खत्म हो गया था। अलबत्ता सिर्फ ये एहसास हुआ था कि रात खत्म हो चुकी है और दिन निकल आया है। इस हॉल से बाहर हर तरफ सूरज की नरम मेहरबान रोशन धूप फैली हुई थी और इस रोशनी में जिंदगी बहुत खूबसूरत मालूम हो रही होगी, लेकिन उसके लिए बाहर भी मौत की बदसूरती छुपी हुई थी। इस हॉल से, इस इमारत से बाहर जाना भी उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। अर्नव उसे दिन के उजाले में साफ तौर पर देख सकता था, लेकिन वो इस तरह कब तक छुपी रह सकती थी। उसे बाहर निकलना था। इस मुकाम से, इस जालिम शख्स से दूर जाना था। हो सकता था कि दिन की रोशनी में आसपास कोई ऐसा शख्स दिखाई दे जाए जिससे वो मदद ले सके, जो उसकी मदद कर सके। ये सोचकर वो धीरे धीरे खड़ी हो गई। एक जगह बैठे बैठे उसके दोनों पांव अकड़ कर रह गए थे। उसने जोर जोर से अपने पैरों को झटके दिए, फिर मुजस्मे की आड़ से सर निकाल कर बाहर देखा। हॉल में कोई भी नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों चलती हुई हॉल के दरवाजे तक आ गई, जहाँ नीचे उतरने के लिए 4 सीढ़ियां बनी हुई थीं और उन सीढ़ियों के बाद घास का एक किता था। उसके बाद दूर दूर तक चावल के खेत फैले हुए थे। ये मंजर बहुत खूबसूरत था। अगर उसके असाब पर दहशत मुसल्लत ना होती तो ये मंजर और भी खूबसूरत होता। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि अर्नव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने ऊपर निगाह की। दूर आसमान पर 2 पतंगे उड़ रही थीं। उन पतंगों को देखकर उसका दिल धड़क उठा। उन पतंगों को उड़ाने वाले कहीं आसपास ही हो सकते थे। अगरचे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो यकीनन करीब ही थे। वो सीढ़ियों से नीचे उतर आई। फिर उसने उन पतंगों के रुख की जानिब दौड़ लगा दी। वो बेतहाशा दौड़ रही थी, बस किसी तरह वो पतंग उड़ाने वालों के करीब पहुंच जाए। वो लोग यकीनन उसकी मदद कर सकते थे। वो उसे किसी करीबी शहर तक पहुंचा सकते थे। फिर उसे 2 लड़के दिखाई दे गए। उनकी उम्रें ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन वो इसकी मदद कर सकते थे, उसका साथ दे सकते थे। उसने देखा कि इन 2 लड़कों ने दूर से ही उसे देख लिया था और शायद वो खौफजदा हो गए थे, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी तनी हुई पतंगे उतारने लगे थे। शहरी के पहुंचते पहुंचते उन दोनों लड़कों ने अपनी पतंगे उतार ली और वो खौफजदा होकर दौड़ने ही वाले थे कि शहरी ने जोर जोर से उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि बैंकॉक में स्कूल के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इसलिए वो बच्चे भी अंग्रेजी जानते होंगे। कम से कम इतनी अंग्रेजी तो जानते ही होंगे कि उसकी बात समझ सकें। मेरी मदद करो, वो इन दोनों के करीब पहुंचकर बोली। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। मेरी मदद करो प्लीज, पुलिस को बुलाओ। पुलिस, मदद, उनमें से एक लड़के ने टूटे फूटे लहजे में कहा। कौन हो तुम? मैं एक स्याह हूँ, शहरी ने बताया।
मुझे अगवा कर लिया गया था, मेरी मदद करो। वो लड़के उसकी तरफ देखते रहे, शायद उनकी समझ में उसकी पूरी बात नहीं आ सकी थी। फिर भी उन्होंने एक तरफ इशारा कर दिया और साथ ही उसी तरफ दौड़ भी लगा दी। इसका मतलब ये था कि वो शहरी को भी इसी जानिब ले जाना चाहते थे। शहरी भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। कुछ दूर दौड़ने के बाद एक मकान के हदोहाल उभरने लगे। फिर वो झोंपड़ी नुमा बड़ा सा मकान वाजिया होने लगा। उस मकान के बाहर कदे-आमद झाड़ियां उगी हुई थीं और उसका दरवाजा बंद था। शहरी अपनी झोंक में दौड़ती हुई उन लड़कों से आगे बढ़ गई। फिर वो एक धाड़ सुनकर इस तरह रुक गई जैसे उसके पैरों को जमीन ने पकड़ लिया हो। उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगा जैसे सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसने मुड़कर देखा, दरख्तों के दरमियान से एक अजीमुल हुज्जा हाथी निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। उसने अपनी सूंड ऊपर उठा रखी थी। शहरी ने इधर उधर निगाह की। दोनों लड़के कहीं भी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद हाथी के खौफ से वो भी फरार हो गए थे। शहरी के पास वक्त बहुत कम था। इस कैबिन में दाखिल होना था, वरना ये भिपरा हुआ हाथी उसके पड़हच्चे उड़ा देता। उसने अपने हवास बहाल किए और एक बार फिर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। वो हाथी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। उसके और हाथी के दरमियान बहुत कम फासला रह गया था। दूसरी तरफ वो दरवाजे तक भी पहुंच चुकी थी। उसने पागलों की तरह दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। एक बार, दो बार, फिर वो दरवाजा खुल गया। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई। दरवाजा खोलने वाला अर्नब था जो अपनी कमर पर हाथ रख के उसकी तरफ देख रहा था। माइकल और इंस्पेक्टर लैंड भाग दौड़ करते करते बेहाल हो चुके थे, लेकिन अभी तक इस केस का कोई सिरा उनके हाथ नहीं आया था। सॉन्ग और क्राइस की निगरानी से भी कोई फायदा हासिल नहीं हो सका था। इन दोनों में से किसी के पास ट्रांसमीटर का सुराग नहीं मिल सका था। अब इन लोगों की सारी उम्मीदें इस सैम्पान से वाबस्ता थी जिस पर सॉन्ग को बुलाया गया था। वो दोनों खाना खाते ही अंकल डीन जोन्स के पास पहुंच गए थे। डीन अपने कमरे में ही बैठा था। वो इन दोनों को देखते ही जल्दी से खड़ा हो गया। आप दोनों के लिए एक खबर है मेरे पास, उसने दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा। अभी कुछ देर पहले क्राइस का फोन आया था, वो मेरे पास आने वाला है। वो क्यों? माइकल ने हैरान होकर दरियाफ्त किया। क्राइस को आपसे कुछ काम पड़ गया? उसका ये कहना है कि उसके पास भी अगवा करने वालों में से किसी का फोन आया था और इन लोगों ने उसे मुझसे रकम ले लेने की हिदायत की है। माइकल एक गहरी सांस लेकर रह गया। मामला अभी तक उसी तरह उलझा हुआ था। लिली सॉन्ग को भी रकम लेने की हिदायत की गई थी और यही बात क्राइस से भी कही गई थी। अगर वो दोनों ठीक कह रहे थे तो न जाने वो लोग किस किस्म का खेल खेल रहे थे। समझ में नहीं आता था कि दो दो आदमियों को मुकर्रर करने का क्या मतलब है। मेरा ख्याल है कि क्राइस को इस वक्त टाल दिया जाए, लैंड ने मशवरा दिया। जाहिर है यही हो सकता है। दोनों को बैक वक्त रकम तो नहीं दी जा सकती। माइकल ने कहा, मैं तो पागल होकर रह गया हूँ। डीन बड़बड़ाया, समझ में नहीं आता कि ये किस किस्म का अगवा का केस है। कई शहरों में उसके डांडे फैले हुए हैं, पहले शिकागो, फिर टोक्यो, हांगकांग, फिर बैंकॉक। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी सियासी शख्सियत को अगवा कर लिया गया हो। अब इन शहरों की फहरिस्त में कोलंबो का नाम भी शामिल हो गया है, माइकल ने बताया। वो क्यों? डीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। डेफ्टी ने सोजन नामी एक बूढ़ी औरत पर शुबा जाहिर किया था। उसका कहना था कि वो औरत हर जगह उन दोनों का पीछा करती दिखाई देती थी, लेकिन अब वो औरत कोलंबो पहुंच गई है। हमने वहां की पुलिस से राब्ता पैदा करके उस पर निगाह रखने की दरख्वास्त कर दी है। माइकल ने अपनी बात खत्म की ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और क्राइस अंदर आ गया। वो माइकल और लैंड को कमरे में देखकर कुछ उलझ गया था। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं, उसने डीन से कहा, लेकिन ये बात मैं सबके सामने नहीं कहूँगा। अगर तुम उस रकम की बात करना चाहते हो तो हमारे सामने ही कह दो। माइकल जल्दी से बोल पड़ा, क्योंकि मिस्टर डीन ने हमें बता दिया है कि तुम रकम लेने के लिए आए हो। हाँ, यही बात है, क्राइस ने कहा। मुझसे यही कहा गया है। तो ये रकम तुम्हें कल ही मिल सकती है, इस दफा लैंड बोला था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम पास तो नहीं रखी जा सकती। ये रकम बैंक में मौजूद है और कल ही बैंक से निकल सकती है। ये तो बहुत बुरी बात हुई, क्राइस बड़बड़ाया। उसने कहा था कि अगर रकम नहीं मिली तो अब उसका फोन आए तो इसे समझा देना। माइकल ने जल्दी से उसकी बात काट दी। मेरा ख्याल है कि इतनी सी बात वो भी समझता होगा। क्राइस चंद लम्हों तक इन तीनों की तरफ देखता रहा, फिर जल्दी से बाहर चला गया।
उसके जाने के बाद कमरे में सन्नाटा हो गया था। उन तीनों में से किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अब उन्हें सॉन्ग का इंतजार था, जो क्राइस ही की तरह रकम लेने के लिए आने वाली थी। वो किसी भी वक्त आने वाली थी। ये इंतजार ज्यादा देर तक जारी नहीं रहा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और सॉन्ग कमरे में दाखिल हो गई। उसने रात का खूबसूरत लिबास पहन रखा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा पर्स था। वो माइकल और लैंड को देखकर खुश हो गई थी और माइकल उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा था कि उसकी खुशी का ये इजहार मसनूई है या हकीकी। वो एक अच्छी अदाकारा थी और अपने तासुरात को बआसानी छुपा सकती थी। वो एक दिलनवाज मुस्कुराहट होंठों पर बिखेरती हुई कमरे में रखे हुए सोफे पर बैठ गई। माइकल ने डीन का तारुफ करवा दिया। मुझे तो बहुत खौफ महसूस हो रहा है, उसने इन लोगों की तरफ देखते हुए कहा। मेरे साथ उससे पहले ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ करता, माइकल धीरे से बोला। लेकिन तुम फिक्र मत करो, पुलिस तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद रहेगी। एयरडेन बहुत बारूनक जगह है, वहाँ हजारों लोग हुआ करते हैं, सॉन्ग ने कहा। पुलिस मेरी हिफाजत करती रहेगी और किसी मुकाम से कोई शख्स मेरा निशाना लेकर मुझे हलाक कर देगा। बहरहाल अब मैं तुम्हें वो पैगाम पढ़कर सुनाती हूँ जो उस शख्स ने फोन पर दिया था। इतना कहकर उसने अपने पर्स से कागज का एक टुकड़ा निकाल लिया। मैंने ये पैगाम लिख लिया था। उसने कहा है कि शहरी के चच्चा से कहूँ कि वो अगर आज रात मतलूबा रकम दे देता है तो उसकी भतीजी को कल सुबह अदा कर दिया जाएगा, और उसके चच्चा से कह दो कि अगर उसने रकम नहीं दी तो कल उसकी भतीजी हलाक हो जाएगी। चच्चा से ये भी कह दो कि वो रकम लेने के लिए आने वाले किसी और आदमी की तरफ ध्यान ना दे और ना किसी दूसरे पैगाम पर तवज्जो दे। माइकल ने एक गहरी सांस ली। मसला अपनी जगह बरकरार था। सॉन्ग और क्राइस दोनों ही बारी बारी रकम लेने के लिए आए थे। बात यह है मिस सॉन्ग, इंस्पेक्टर लैंड ने उसे मुखातिब किया। मिस्टर डीन ने हिफाजत के ख्याल से वो रकम बैंक में रखवा दी है और वो रकम कल से पहले नहीं निकल सकती, इसलिए बराए मेहरबानी उस शख्स से मिलकर उसे हालात से आगाह कर देना। वो मजबूरी समझ लेगा। वो खुद भी जानता होगा कि इतनी बड़ी रकम होटल में नहीं रखी जा सकती। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, सॉन्ग ने अपने होंठ सुकेड़े। उसके अलावा एक और बात भी है मिस सॉन्ग, लैंड ने फिर कहा। ये मामला चूंकि एक लड़की की जिंदगी और बहुत बड़ी रकम का है, इसीलिए फितरी तौर पर मिस्टर डीन की ये ख्वाहिश है कि वो रकम सही हाथों में जाए। इसीलिए उनकी ख्वाहिश ये है कि आप उस शख्स से मिलकर ये पूछें कि वो शहरी से ये मालूम करे कि डायना कहाँ है। अगर शहरी ने इस सवाल का जवाब दे दिया और वो जवाब आपके जरिए हमें मालूम हो गया तो हम ये समझ लेंगे कि जिस आदमी ने आपको अपना आला कार बना रखा है वो वाकई अगवा करने वालों से ताल्लुक रखता है। क्यों, ठीक है ना? इस उलझन से निकलने के लिए उन्होंने यही तरकीब सोची थी। सॉन्ग और क्राइस में से जो भी इस सवाल का दुरुस्त जवाब ले आता, रकम उसके हवाले कर दी जाती। डायना शहरी की पालतू कुतिया का नाम था, जो एक अरसा पहले गुम हो चुकी थी और शहरी कुतिया से बहुत मोहब्बत करती थी। ठीक है, मैं उससे बात करके देखती हूँ। सॉन्ग सोफे से खड़ी हो गई। लेकिन मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ भी चाहती हूँ। तुम फिक्र मत करो, हमारे आदमी तुम्हें निगाह में रखेंगे, लैंड ने उसे तसल्ली दी। उसके अलावा इस शख्स की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। सॉन्ग के जाने के बाद माइकल और लैंड भी डीन से इजाजत लेकर होटल से बाहर आ गए। उन्हें बहुत से जरूरी इंतजामात करने थे। अर्नव को देखकर शहरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम उल्ट गया हो। उसके उकब में एक बिफरा हुआ हाथी था और सामने उसका दुश्मन खड़ा था, जिसके होंठों पर बड़ी तंजिया सी मुस्कुराहट थी। लेकिन उसकी ये मुस्कुराहट इस वक्त मादूम हो गई जब उसने हाथी को बहुत करीब महसूस किया। वो सांप की तरह पलटा और उसने चीख कर किसी को आवाज दी। उसकी आवाज सुनते ही एक खूबसूरत सी लड़की दौड़ती हुई बाहर आ गई। इस दौरान अर्नव ने अपना रिवॉल्वर भी अपने हाथ में ले लिया था। उसने वो रिवॉल्वर बड़ी फुर्ती के साथ उसकी कनपटी पर रख दिया और चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोलने लगा। लड़की ने उसकी बात समझकर गर्दन हिलाई और बिफरे हुए हाथी से मुखातिब होकर कुछ कहने लगी। वो जोर जोर से उस हाथी को डांट रही थी। शहरी ने महसूस किया कि उसके पीछे हाथी के वजनी पैरों की गूंजती हुई धमक अचानक रुक गई थी, फिर उसकी चिंगाड़ भी खत्म हो गई। शहरी ने दरवाजे से टेक लगा ली थी। उसका पूरा बदन लरज रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। फिर उसी आलम में अर्नव ने उसका बाजू पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। साथ ही उसने दरवाजा भी बंद कर लिया था।
शहरी लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी और फर्श पर ढेर हो गई। अर्नब ने इस दूसरी लड़की को भी धक्का देकर एक कुर्सी पर बिठा दिया था। कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गई? लड़की ने शहरी की तरफ इशारा किया जिसने आंखें बंद कर रखी थीं। नहीं, ये बेहोश नहीं हो सकती, अर्नब ने कहा। ये बहुत सख्त जान है। फिर उसने शहरी की तरफ देखा। चलो उठकर कुर्सी पर बैठ जाओ, वो गुर्राया। शहरी ने थके थके अंदाज में अपनी आंखें खोल दी। इस बेरहम आदमी से कोई बईद नहीं था। हो सकता था कि वो इसे ठोकरें मारनी शुरू कर देता। इसीलिए वो अपने आप को घसीटती हुई एक कुर्सी के पास आई और उसी कुर्सी पर ढेर हो गई। उसके आसाब अभी तक उसके काबू में नहीं आए थे। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम मुझसे बचकर चली जाओगी? अर्नब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वैसे मैंने तुम जैसी सख्तजान लड़की कभी नहीं देखी। मुझे इतराफ है कि तुमने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने समझ लिया था कि तुम मेरे हाथ से निकल गई हो। फिर मुझे ये मकान दिखाई दिया। इस मकान को देखकर मुझे उम्मीद हो गई कि तुम इस खंडर से निकलकर इसी तरफ आओगी। इसलिए मैं रात से ही इस प्यारी लड़की का मेहमान बना हुआ हूँ। बकवास मत करो, वो लड़की बिफर उठी। तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों पर जुल्म करते हुए? मेरा बोमा इस वक्त कहीं गया हुआ था, वरना तुम कभी इस मकान में दाखिल नहीं हो सकते थे। काश मेरे पास इस वक्त अगर एक राइफल होती तो सबसे पहले तुम्हारे बोमा की खोपड़ी फाड़ देता, अर्नब ने कहा। इस रिवॉल्वर से तुम जैसी नाजुक लड़कियों को तो मारा जा सकता है, लेकिन उससे हाथी नहीं मर सकता। खैर, फिर कभी सही। मेरा आना जाना तो लगा ही रहता है। लड़की ने बुरा सा मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शहरी ने समझ लिया था कि वो लड़की भी उसी की तरह अर्नब के रहमो करम पर थी। जिस तरह उसने कोई जुर्म नहीं किया था और उसे सजा मिल रही थी, उसी तरह इस लड़की का भी कोई कसूर नहीं था। दुश्वारियां शायद हर एक के लिए ही होती हैं, चाहे कोई मुजरिम हो या ना हो। शहरी को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो शायद कभी इस जाल से नहीं निकल सकेगी। उसे डेफ्टी का ख्याल था, न जाने वो कहाँ होगा। हो सकता है कि वो जिंदा ही ना हो, दरिया ही में डूब गया हो। उस अर्नब ने इस बेदर्दी के साथ उस पर गोलियां भी तो चलाई थीं। हो सकता था कि एक आध गोली उसे भी लगी हो, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। क्या वो डेफ्टी को भुला पाएगी? क्या वो मासूम सा लड़का उसे जिंदगी भर याद नहीं आएगा? फिर दूसरी तरफ क्राइस था, वो भी उसे याद आ रहा था। उसके अंकल थे, ये वो लोग थे जिनसे शहरी को मोहब्बत मिली थी। इंसान मोहब्बत करने वालों को कभी फरामोश नहीं कर सकता, और शायद नफरत करने वाले कभी भुलाए नहीं जाते। मिसाल के तौर पर अर्नब, उसे यकीन था कि अगर वो जिंदा बच भी गई तो भी वो इस शख्स को कभी नहीं भुलाएगी। ये अंधेरे और नफरतों का आदमी था। उस शख्स ने उसकी चांदी जैसी साफ और पुरसुकून जिंदगी को अपनी साजिशों से मैला कर डाला था। अब तुम ये बताओ कि डायना कहाँ है? अर्नब ने शहरी की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आवाज ने शहरी की सोचों को मुंतशिर कर दिया था। कौन डायना? शहरी ने हैरत जाहिर की। मैं तो किसी डायना को नहीं जानती। मेरा ख्याल है कि अगर तुम पर थोड़ा सा तशद्दुद किया जाए तो तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अर्नब ने कहा। तुम्हें याद आ जाएगा कि डायना कौन है। मैं सच कहती हूँ कि मैं किसी डायना को नहीं जानती, शहरी ने बेबसी से जवाब दिया। मैं ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। अर्नब झिल्लाकर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और शहरी के पास पहुंचकर उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। शहरी बुरी तरह सिसकने लगी। थप्पड़ की तकलीफ से ज्यादा तौहीन के इस एहसास ने उसे कर्ब में मुब्तला कर दिया था। उसके साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ था। किसी ने उसके साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। मैं कहती हूँ ये क्या पागलपन है। वो लड़की कुर्सी से खड़ी हो गई। तुम इस बेचारी पर मेरे सामने जुल्म नहीं कर सकते। खामोश रहो, अर्नब जोर से धाड़ा और उसने उस लड़की के चेहरे पर भी थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ खाकर वो लड़की कुर्सी पर गिर गई थी। अब इस कमरे में दोनों लड़कियों की सिसकियां गूंज रही थीं। अर्नब चंद लम्हों तक इन दोनों की तरफ देखता रहा, फिर जोर जोर से अपने पांव पटकता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। उसने जाते हुए दूसरी तरफ से दरवाजा बंद कर दिया था, जबकि बाहरी दरवाजे पर खुद अर्नब ने शहरी को अंदर खींचकर ताला लगा दिया था, जिसकी चाबी उसी के पास थी। और वो दोनों अगर कोशिश भी करती तो अर्नब की मर्जी के बगैर इस कमरे से नहीं निकल सकती थी। उन दोनों की सिसकियां बहुत देर तक कमरे में गूंजती रहीं, फिर वो दोनों खामोश हो गईं। ये सब क्या हो रहा है? उस लड़की ने शहरी की तरफ देखते हुए पूछा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया। मैं तो ख्वामख्वाह इस चक्कर में फंस गई हूँ। मैं भी कुछ नहीं समझ सकती।
शहरी ने एक गहरी सांस ली। न जाने कौन से अजाब मेरी तरफ भेज दिए गए हैं। मैं तो जिंदगी से छोटी छोटी खुशियां समेट फिर रही थी। मुझे क्या मालूम था कि इस किस्म के दुख भी मेरी किस्मत में हैं। न जाने ये कौन है और वो शख्स कौन है जिसे ये डॉक्टर कहकर मुखातिब करता है। असल मसला दौलत का है। अगर मेरे अंकल दौलतमंद ना होते तो कोई भी मुझे अगवा करने की कोशिश नहीं करता। मैंने जिंदगी में यही कोशिश की कि अंकल का एहसान ना लूं, अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर गुजारूं, लेकिन अब इन्हीं से मेरी रहाई के लिए रकम का मुतालबा किया जा रहा है। क्या ये बेहतर ना होगा कि तुम अपने ऊपर गुजरने वाली कहानी मुझे बताओ? उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इस तरह दुख का एहसास कम हो जाएगा। शहरी ने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे अब तक की पूरी कहानी सुना डाली। वो लड़की इस दौरान बड़े ध्यान से इसकी बातें सुन रही थी। शहरी ने अपने दुखों में इसे भी शामिल कर लिया था। ये वाकई बड़ा पुरस्कार मामला है। उस लड़की ने शहरी के खामोश हो जाने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक शायद पागल हो गई होती। तुम्हारे साथ क्या गुजरी? शहरी ने पूछा। तुम कैसे इस शख्स के चुंगल में आ गईं? मैं क्या करती? उस लड़की ने अपने सर को झुका दिया। मेरा बूमा इस वक्त चहलकदमी के लिए किसी तरफ निकल गया था। ये बूमा मुझे बहुत अजीज है। ये मेरे घर की इसी तरह निगहबानी करता है जिस तरह बहुत से घरों में कदावर कुत्ते किया करते हैं। खैर, तो बूमा कहीं गया हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने समझा कि शायद कस्बे का कोई आदमी आया होगा, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजे पर यही शख्स था। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने पिस्तौल के बल पर मुझे काबू में कर लिया। उसने मुझसे ये कहा था कि वो यहाँ रुक कर एक लड़की का इंतजार करेगा जो हर हाल में इसी तरफ आएगी, और वो लड़की तुम थी जो अब उसके चुंगल में दोबारा आकर फंस गई हो। तुम्हारा नाम क्या है? शहरी ने पूछा। मैं अगर जिंदा रही तो तुम्हें कभी इन लोगों के हवाले से याद रखूंगी जिन्होंने मुझसे हमदर्दी की है। मेरा नाम डेंगपो है, लड़की ने बताया। मैं इस मकान में अकेली रहती हूँ। मेरा शोहर कहीं और काम करता है। वो महीने में सिर्फ 2-3 दिनों के लिए आया करता है, और उसे बूमा की मौजूदगी में मेरे लिए कोई फिक्र नहीं होती। वो जानता है कि बूमा कितनी अच्छी तरह मेरी हिफाजत कर सकता है, लेकिन उसे क्या मालूम कि मैं बूमा के होते हुए भी फंस गई हूँ। इतना कहकर वो हंस पड़ी। शहरी के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसे ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी। ये बेचारी सिर्फ इसी की वजह से मारी जा रही थी। हालांकि वो खुद भी शहरी ही की तरह मजबूर थी, लेकिन शहरी को ढांढस देने में लगी हुई थी। शायद एक मजबूर ही दूसरे मजबूर की ढांढस बंधा सकता है। वो कुर्सी से उठकर खिड़की के पास आ गई। खिड़की में लोहे की मोटी मोटी सुलाखें लगी हुई थीं, और सुलाखों को तोड़ना या उन्हें अलहदा करना उसके बस का रोग नहीं था। यही हाल दरवाजों का था। वो दरवाजे टूट नहीं सकते थे। खिड़की से बाहर दूर दूर तक सरसब्ज मैदान दिखाई दे रहा था। पतंग उड़ाने वाले लड़के कहीं गायब हो चुके थे। शायद हाथी के खौफ से वो भाग गए थे। सामने फैले हुए पूरे माहौल पर बैंकॉक की छाप लगी हुई थी। नारियल के दरख्त, गुदला पानी, धान के खेत और दूर बना हुआ वो खंडर जहां वो पनाह लेने के लिए छुपी थी। कोई और मौका होता तो ये सब उसके लिए बहुत दिलनवाज और सुकून परवर होता, लेकिन इस खौफ के आलम में सब कुछ मजीद दहशतज़दा कर रहा था, और ऐसा लगता था जैसे कोई आसेब उसके ताक़ुब में हो, और वो आसेब अब खिड़की से बाहर आकर खड़ा हो गया हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अर्नव किस डायना के बारे में पूछ रहा था। वो तो किसी डायना को नहीं जानती थी। ये डायना तो इसके लिए एक अजनबी नाम था। हो सकता है कि इस नाम का कोई ताल्लुक उसके माजी से रहा हो। उसने अपना सर खिड़की की सुलाखों से लगा लिया। वो याद करने की कोशिश कर रही थी। फिर दूर मैदान में कहीं से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, और इस आवाज के सुनते ही शहरी को डायना के बारे में याद आ गया। डायना इसकी पालतू कुतिया का नाम था। हाँ, उसकी जिंदगी में उसके अलावा और कोई डायना नहीं आई थी, लेकिन अर्नव को डायना के बारे में जानने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अर्नव को कैसे मालूम हुआ था कि उसकी जिंदगी में डायना नामी किसी हस्ती का वजूद था? हो सकता है कि ये बात उसे डॉक्टर ने बताई हो, जिससे वो ट्रांसमीटर पर बातें किया करती थी। लेकिन ये डॉक्टर कौन था? एक बार फिर ये सवाल उसके जहन को परेशान कर गया। उसने सोचना तर्क कर दिया। डेंगपो भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो बेचारी बहुत परेशान थी। शायद वो शहरी से ज्यादा परेशान थी। शहरी तो अपने यरगमाल बनाए जाने का सबब भी जानती थी, लेकिन ये तो बिला वजह इस अजाब में मुब्तला कर दी गई थी।
उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसका घर इस वीराने में वाक़या था, बस इसके अलावा उसका कोई कसूर नहीं था। मेरे जहन में इस आदमी से छुटकारा पाने की एक तरकीब आई है। डेंगपो ने सरगोशी की। वो क्या? शहरी ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा। इस आदमी से छुटकारा पाना आसान नहीं है, उसने हम दोनों को बेबस कर दिया है। नहीं, डेंगपो ने अपना सर हिलाया। मैं बेबस नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने इस घर की कुर्बानी देनी होगी, बस यही सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ। हम दोनों ने मिलकर बड़ी मोहब्बतों से इस घर को बनाया है। ये हमारे ख्वाबों की ताबीर है। अगर ये तबाह हो गया तो हमारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरा शोहर भी मुझ पर नाराज नहीं होगा। घर तो दोबारा भी बन सकते हैं, लेकिन जिंदगी खत्म हो जाए तो वापस नहीं आती। इज्जत चली जाए तो इसे लौटाया नहीं जा सकता। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ सकी। शहरी की हैरानी बढ़ गई। तुम क्या करना चाहती हो? देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। डेंगपो ने चोर निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा। ये अच्छा मौका है कि वो शख्स हम दोनों को इस कमरे में बंद कर गया है। उसने इस तरह गोया हम दोनों को बेबस कर दिया है, लेकिन उसकी यही हरकत उसके लिए मौत साबित होगी। अब तुम देखती रहो कि मैं क्या करती हूँ। डेंगपो का चेहरा चमकने लगा, जैसे उसने कोई पुख्ता अज़म कर लिया हो। शहरी हैरान हैरान सी उसकी तरफ देखती रही। डेंग ने लपक कर उस दरवाजे को अंदर से भी बंद कर दिया जिसके जरिए अर्नब दूसरे कमरे में गया था। इस तरह अब अर्नब दरवाजा खोलकर अंदर नहीं आ सकता था। शहरी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस जैसा होशियार आदमी इतनी बड़ी हमाकत किस तरह कर गया था। उससे पहले उसने कभी शहरी को एक लम्हे के लिए भी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया था। वो इस पर निगाहें जमाए रखता था, लेकिन इस वक्त न जाने इसे कौन सा जरूरी काम पड़ गया कि वो इन दोनों को वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया था। अपनी इस गलती का एहसास शायद अर्नब को भी हो गया था या उसका काम खत्म हो गया था, इसीलिए उसने दूसरी तरफ से दरवाजा खोलने की कोशिश की और जब उसने दरवाजे को अंदर से बंद पाया तो बुरी तरह शोर करने लगा। वो जोर जोर से गालियां भी दे रहा था और इन दोनों को धमकियां भी दिए जा रहा था। मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा, उसने दरवाजे को पीटते हुए कहा, वरना पूरे मकान में आग लगा दूंगा। शहरी बहुत खौफजदा हो गई थी, लेकिन डेंगपो ने उसके शाने पर हाथ रखकर थपकी दी और खुद खिड़की के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। शहरी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही थी, लेकिन इतना जरूर अंदाजा हो गया था कि वो अपने हाथी को मुतवज्जो कर रही थी। खोलो दरवाजा, अर्नब जोर से चिल्लाया। उसके साथ ही उसने दरवाजे पर एक गोली झोंक मारी थी। वो गोली दरवाजे को तोड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई और सामने वाली दीवार से अचटकर एक तरफ निकल गई। शहरी ने महसूस किया जैसे उसका दिल सीने की बंदिशें तोड़कर बाहर निकल आएगा। शायद इस ड्रामे का ड्रॉप सीन होने वाला था और वो अच्छी तरह जानती थी कि हर ड्रामे का ड्रॉप सीन खतरनाक ही हुआ करता है। इसमें बहुत से लोग हलाक भी हो जाया करते हैं और हो सकता है कि इस खेल में मौत उसके हिस्से में आने वाली हो। डेंगपो का शोरगुल जारी था और उसके साथ ही अर्नब के जुनून में इजाफा हो रहा था। वो अब जोर जोर से दरवाजे पर ठोकर मारने लगा था। लगता था कि दरवाजा बस कुछ ही देर का मेहमान है। वो इतना मजबूत नहीं था कि ठोकरें बर्दाश्त कर सके। बलाखिर दरवाजा चरचरा उठा। वो किसी भी लम्हे टूटकर गिरने वाला था। दूसरी तरफ डेंगपो शोर करते करते थक चुकी थी। उसकी आवाज बैठने लगी थी, लेकिन जवाब में उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। मकान के बाहर सन्नाटा था और मकान के अंदर कयामत मची हुई थी। अर्नब दरवाजे को टूटता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगा था। उसकी हंसी इस वक्त किसी दरिंदे की गुर्राहट महसूस हो रही थी। दरवाजा किसी भी लम्हे गिरने वाला था कि ठीक उसी वक्त एक चिंगाड़ सुनाई दी। ये चिंगाड़ बूमा की थी, उसी हाथी की चिंगाड़ थी जो डेंगपो का मुहाफिज था। हाथी की चिंगाड़ सुनते ही डेंगपो के बदन में जैसे बिजली भर गई। वो तड़प कर दोबारा खिड़की के पास आई और दोबारा इसी जोशो खरोश के साथ कुछ कहने लगी। हाथी की चिंगाड़ सुनकर अर्नब की तरफ कुछ देर के लिए खामोशी तारी हो गई, जैसे वो खौफजदा हो गया हो। उसके बाद वो फिर शहरी और डेंगपो को गालियां देने लगा और दरवाजे पर जोर जोर से ठोकरें मारने लगा। उसके जुनून में अचानक शिद्दत पैदा हो गई थी।
शहरी इस दौरान दरवाजे के बराबर दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई थी। अर्नब तैश में आकर फिर गोलियां चला सकता था, लेकिन अर्नब को गोलियां चलाने की जरूरत पेश नहीं आई। वो दरवाजा उखड़कर अंदर की तरफ आ गिरा था। दरवाजे के गिरते ही दोनों लड़कियां एक दूसरे से चिमट गईं। ड्रॉप सीन होने वाला था। दरवाजे के साथ ही अर्नब भी जैसे उड़ता हुआ अंदर आ गिरा था। उसने मुड़कर इन दोनों की तरफ देखा और पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठा दिया। उसके होंठ भींचे हुए थे और उसकी आंखें खून बरसा रही थीं। उसने हाथ उठाया और इसी वक्त जैसे कमरे में जलजला आ गया हो। वो चिंगाड़ इतनी ही खौफनाक थी कि शहरी का दिल जैसे उछल कर उसके हल्क में आ गया। सामने वाला दरवाजा और उसकी दीवारें यूं बैठ गई थीं जैसे गत्ते की बनी हुई थीं। उनसे कुछ ही फासले पर इस लहीम शहीम हाथी का मुहिब वजूद मौजूद था। उसकी सूंड बिफरे हुए अजदहे की तरह लहरा रही थी। डेंगपो की आवाज पर वो किसी तूफान की तरह दौड़ता हुआ इस कमरे में दाखिल हो गया था। दीवारें बैठती चली जा रही थीं और अब छत भी किसी लम्हे गिरने वाली थी। अर्नब हाथी को अपने सर पर देखकर सकते में रह गया। उसका पिस्तौल वाला हाथ उठा रह गया था। यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बदन से सारा खून निचोड़ लिया हो। फिर उसने एक झुरझुरी ली और पिस्तौल का रुख हाथी की तरफ कर दिया। शायद उसने कोई गोली भी चलाई थी, लेकिन वो गोली हाथी के लिए ऐसी साबित हुई जैसे उसके जिस्म पर कोई मक्खी आकर बैठ गई हो। उसने एक बार फिर एक मुहीब चीख बुलंद की और कोड़े की तरह अपनी वजनी सूंड अर्नब पर दे मारी। अर्नब ने एक चीख बुलंद की और शहरी ने खौफ से कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। ड्रॉप सीन हो गया और इस ड्रामे का ये ऐसा अंजाम था जो हर एक के लिए उलझनों का सबब बन गया था। हर तरफ टूटी हुई दीवारें, हाथी की चिंगाड़, सहमी हुई लड़कियां और उनके दरमियान एक कुचली हुई लाश। अर्नब के मरते ही ये सारा तलस्सम खत्म हो गया। बूमा ने इसे बहुत बुरी तरह कुचलकर हलाक कर दिया था। उसकी पिस्तौल की गोलियां इस अजीमुशान हाथी के लिए बेवकूफ़ साबित हुई थीं। उसने अपने वजनी पैरों से उसे रौंद कर रख दिया था। अर्नब की मौत के बाद डेंगपो ने बड़ी मुश्किलों से इस हाथी को काबू में किया था। शहरी उससे शर्मिंदा थी। उसकी वजह से उस बेचारी का घर तबाह हो गया था। उसके ख्वाब टूट गए थे, लेकिन डेंगपो को इसका गम नहीं था। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं क्योंकि उसने दूर देश की एक लड़की को बचा लिया था। उसे एक दरिंदे से महफूज कर दिया था। शहरी के लिए अब सब कुछ ख्वाब की तरह था। वो जैसे ख्वाब ही के आलम में डोंगी में बैठकर बैंकॉक पहुंची थी, जहां हुक्काम उसके मुंतजिर थे। उसकी कहानी हर तरफ फैल चुकी थी। उसकी तलाश में कई टीमें रवाना की गई थीं, लेकिन किसी को उसका सुराग नहीं मिल सका था और अब वो खुद ही वापस आ गई थी। शहरी की बाजियाबी की खबर इसी वक्त हांगकांग में माइकल और बून को भेज दी गई। इसे फौरन ही फौरी परवाज के जरिए हांगकांग रवाना कर दिया गया, जहां बहुत से लोग उसके मुंतजिर थे। डेफ्टी था, क्राइस था और उसके अंकल थे। इन लोगों ने बड़े वालेहाना तौर पर उसका इस्तकबाल किया था। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई भी थीं और उनमें खुशी के रंग भी थे। कुछ शहरी जहां एक तरफ निढाल हो रही थी, वहां उसे नई जिंदगी की नवीद ने खुशी से बेहाल कर दिया था। शहरी की वापसी हो गई थी। अर्नब मारा जा चुका था, लेकिन ये मुअम्मा हल नहीं हुआ था कि अर्नब ने किसके इशारे पर यह सब किया था। वो डॉक्टर कौन था जिसने ये जाल बिछाया था? हो सकता है कि वो पुरस्कार शख्स इस नाकामी से मायूस होकर वहीं वापस चला गया हो जहां से वो आया था, या फिर हो सकता है कि वो इस नए अज़म और नई तैयारियों के साथ शहरी का ताक़ुब करे। अर्नब मर गया था तो क्या हुआ? अर्नब जैसे हजारों मिल सकते थे। हो सकता था कि उसने किसी और मुकाम पर शहरी के लिए किसी और अर्नब का बंदोबस्त कर रखा था। इसी खदशे का इजहार क्राइस ने भी किया था। वो इन दोनों को एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए आया था। ये दोनों अब दिल्ली जा रहे थे, जहां डेफ्टी को छोड़ने के बाद शहरी को पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाना था। क्राइस ने इस वक्त कहा था, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाते हुए साए अब रोशनी में आकर मादूम हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम अपना ख्याल रखना। इस दुनिया में जहाँ डेंगपो जैसी लड़कियां मौजूद हैं, मुझ जैसे और माइकल जैसे लोग मौजूद हैं, वहाँ अर्नब और डॉक्टर जैसे लोग भी हैं जो आसेब की तरह ताकुब में लगे रहते हैं। हो सकता है कि दिल्ली में या कराची में कोई और आसेब तुम्हारे इंतजार में हो, क्योंकि ये मुअम्मा अभी हल नहीं हुआ है। वो आदमी
अर्नव की मौत के बाद गायब हो गया है। पुलिस उसका सुराग नहीं लगा सकी है। उसकी शख्सियत अंधेरे में है, इसीलिए तुम्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। याद रखो कि ज़िंदगी में सिर्फ सुकून ही नहीं बल्कि बेसुकूनियाँ भी होती हैं और बेसुकूनियाँ ज़्यादा शदीद होती हैं। ये आदमी को अंदर से खोखला कर देती हैं। तो फिर मैं क्या करूं क्राइस? शहरी ने पूछा। क्या मैं अपनी फर्म से इस्तीफा देकर वापस चली जाऊं? इस बात की क्या जमानत है कि इस तरह इस आसेब से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा? नहीं शहरी, इस जिंदगी में हर कदम पर खतरे लगे हुए हैं। इसका हल ये है कि आदमी किसी के हाथ को थाम कर, किसी का सहारा लेकर इस उलझन से निकलने की कोशिश करे, उस आसेब का मुकाबला करे। तन्हाई तो किसी मकान को भी ज्यादा आसेब ज़दा कर दिया करती है। तैयारी की रवानगी के ऐलानात होने लगे थे। क्राइस ने एक बार फिर वाज़ेह इशारा दे दिया था। वो शायद ठीक ही कहता था कि जिंदगी में अगर आसेब से बचना हो तो किसी का सहारा ले लिया जाए। फिर इस वक्त पहली बार इसने खुद क्राइस का हाथ अपने हाथ में लिया था। उस हाथ में मोहब्बत की गर्मी और खलूस की आंच मौजूद थी। मैं वापस आऊंगी क्राइस, उसने धीरे से कहा। क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? हाँ, क्राइस के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं इंतजार करूंगा। क्राइस से रुखसत होकर डेप्टी के साथ जाते हुए शहरी को जहां एक तरफ एहसास था कि शायद वो आसेब अभी तक उसके ताक़ुब में हो, वहां इस बात का इत्मीनान भी था कि वो आसेब अब इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसकी मोहब्बत उसकी हिफाजत के लिए उसके पीछे खड़ी हुई है।